अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। शहबाज गिल से मिलने वाले सैटेलाइट फ़ोन ने नई कहानियाँ खोलना शुरू कर दी हैं, नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अब अगरचे ये जो सैटेलाइट फ़ोन है जो शहबाज गिल साहब के जो पार्लियामेंट लॉजिस पर जो उन्होंने कब्रे पर कब्जा किया हुआ था वहाँ से बरामद हुआ और उसके साथ साथ 2 आईफोन्स भी बरामद हुए। अभी ये फोरेंसिक के लिए इनको भिजवा दिया गया है, लेकिन उससे पहले इब्तदाई जाँच पड़ताल से ही ये पता चल गया कि जनाब इस फ़ोन के साथ क्या क्या किया गया है और इस फ़ोन के ज़रिए क्या क्या किया गया है, और ख़ास तौर पर इस फ़ोन के ज़रिए, ख़ासतौर पर सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए जो कॉल्स की गई वो कहाँ कहाँ पर की गई और किस किस मुल्क में रब्ता किया गया, किस किस के साथ रब्ता किया गया। और इन इंकशाफात ने यकीनी तौर पर शहबाज गिल साहब की मुश्किलात में इजाफा किया है। अब ये मोबाइल फ़ोन और सैटेलाइट फ़ोन तो अपनी जगह पर, लेकिन शहबाज गिल साहब पर एक और बिजली गिर गई है, और वो बिजली किसी और ने नहीं गिराई बल्कि उनकी अपनी ही हुकूमत यानी खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान साहब की हुकूमत ने यह बिजली गिरा दी है शहबाज गिल साहब पर। और शहबाज गिल साहब के खिलाफ खामोशी के साथ उन्हीं दफात के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जिन दफात के ऊपर उनके ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई जारी है और वो इस वक्त जुडिशल में हैं, अडयाला जेल में बंद हैं और अपनी बरीयत के लिए या अपनी ज़मानत के लिए इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं। आज भी उनकी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी, लेकिन वो जो तफ्तीशी था वो मुकदमे की फ़ाइल लेकर चला गया, वो कराची चला गया। वो कहते जनाब ऐसे कराची चले गए हैं और अभी कराची से वो आए नहीं वापस। जज साहब इस पर बहुत ज़्यादा बरम हुए, उन्होंने कहा जनाब मैं SSP और IG को भी बुलाऊँगा, पता चलेगा ये बंदा तफ्तीशी रिकॉर्ड साथ लेके क्यों चला गया कराची में। अब ये एक अलग बहस शुरू हो चुकी है, लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत में, इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ यानी शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इस डेवलपमेंट के नतीजे में शहबाज गिल साहब के साथ कुछ खुसूसी सलूक होने जा रहा है। वो खुसूसी सलूक क्या है इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन इसके पहले 2 और ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो इस वक्त जो सैलाबी कैफियत है मुल्क में उसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ तकलीफ़ दे जो चीज़ें हैं, जो वीडियोज़ हैं वो सामने आई हैं। ख़ास तौर पर एक वीडियो जिसने यकीनी तौर पर जिसने भी देखा है उसके दिल को दहला के रख दिया है। 5 भाई खड़े हैं सैलाबी रेले के दरमियान, एक चट्टान के ऊपर, एक पहाड़ी पत्थर के ऊपर। 5 घंटे तक वो लोग वहाँ पर खड़े रहे। सोशल मीडिया के ऊपर उधम मचा रहा कि जनाब इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जाए, हेलीकॉप्टर भेजा जाए, हेलीकॉप्टर भेजा जाए। 5 घंटे तक सोशल मीडिया पर वो 5 घंटे तक सैलाबी रेले के दरमियान खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे कि कोई मसीहा आएगा आके उनको बचाएगा, या कम से कम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो जो हेलीकॉप्टर उन्होंने रेंट फॉर इमरान खान किया हुआ है वो कम से कम वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर भेज देंगे जो इन 5 नौजवानों को रेस्क्यू कर लेंगे। 5 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद भी हेलीकॉप्टर वहाँ पे नहीं पहुँचा, और उसके बाद जो एक ताकतवर रेला आया, वो रेला उन तमाम बच्चों को, उन 5 के 5 बच्चों को बहा के अपने साथ ले गया। एक अलमनाक अंजाम जो बेशुमार लोगों के सामने, जो इर्द गिर्द दरिया के किनारे बेबसी की तस्वीर बने खड़े रहे, जो ये सोचते रहे कि जनाब हमें इन लोगों को बचाना है, कोई रस्सा फेंक रहा है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि वहाँ तक वो जो रस्सा है या उनको बचाने का कोई भी जो प्लानिंग कर रहे थे, जो सोच रहे थे, वहाँ तक वो नहीं पहुँच सका, और जिसके नतीजे में ये 5 कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। जानें तो बहुत सारी ज़ाया हुई हैं, लेकिन इसका अफसोस इस वजह से है कि इंसान की बेबसी का इजहार होता है। लोग मौजूद हैं, ये नहीं कि वो किसी आइसोलेटेड प्लेस पे थे जहाँ पर इर्द गिर्द कोई बंदा नहीं था, वो वहाँ पे गुजर रहे थे, अचानक सैलाबी रेला आया, वो बचने के लिए एक ऊँचे पत्थर के ऊपर चढ़ गए, वहाँ पर 5 घंटे तक खड़े रहे। जो लोग दाएँ बाएँ खड़े थे वो देखते रहे, रेस्क्यू करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो रेस्क्यू नहीं हो सके क्योंकि हेलीकॉप्टर वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अब अगरचे इमरान खान साहब डेरा इस्माइल खान के दौरे पे थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर पर बैठ के महमूद खान साहब, शौकत यूसुफजई और दीगर जो लोग थे उनके साथ बैठकर उन्होंने फ़ज़ाई ज़ियारत की। उन्होंने देखा कि डेरा इस्माइल खान के अंदर क्या सिचुएशन है, इस वक्त टांग के अंदर क्या सिचुएशन है, वो उन्होंने देखा। फिर उन्होंने सैलाब ज़दगान से उनकी बातें भी सुनी। यकीनी तौर पर ये उनका राइट है, उनको वहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो सहूलत वो इस्तेमाल कर रहे थे, इससे ज़्यादा सहूलत उसकी ज़रूरत इमरान खान साहब से ज़्यादा
उन 5 लोगों की थी। अगर उस वक्त सूबाई हुकूमत के कानों तक ये आहो बका पहुँच जाती तो ऐसा ना होता। दूसरी एक और क्लिप है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, और वो भी ये बता रहा है कि जनाब हमारे जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो किस तरीके से तन मन धन की कुर्बानी देकर किस तरीके से वो रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को छलांगे लगा रहे हैं पानी के अंदर, लोगों को खींच खींच के बाहर निकाल रहे हैं। वो वीडियो देख के यकीन जाने कि तबीयत खुश हो जाती है। इतना दिल से उनके लिए ताज़ीमी अल्फाज निकलते हैं कि आपकी सोच होगी। वो रेस्क्यू कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर लोगों को, पाकिस्तान के लिए नहीं। उनकी जो वीडियो वायरल है वो ये वीडियो बता रही है कि रेन कोट उन्होंने पहना हुआ है, साथ उनकी अहलिया मुहतरमा खड़ी हैं, दीगर लोग खड़े हैं, वो नियाग्रा फॉल के करीब खड़े हैं, वो सरकारी दौरे पर हैं वो इस वक्त कनाडा के, और नियाग्रा फॉल के ऊपर वो नियाग्रा फॉल का जो है मनाजर उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। 25 रुकनी डेलीगेशन है पाकिस्तान का जो इस वक्त कनाडा के दौरे पर है, और किस काम के लिए है जनाब आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या काम कर सकते हैं। ये तमाम लोग गए हुए हैं अपने बीवी बच्चों के साथ सरकारी टूर पर, हमारे और आपकी कमाई से अय्याशी करने के लिए। इसके अलावा इनका कोई और मकसद नहीं है, क्योंकि अगर कोई और मकसद होता तो हमारे सामने आ जाता। अलबत्ता जो महंगी तरीन गाड़ियाँ, लेमोजिन गाड़ियाँ इन्होंने ली हुई हैं, रेंट पर ली हुई हैं, महंगे तरीन होटल्स में ये ठहरे हुए हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान वहाँ पे इमदाद लेने के लिए जा रहे हैं। जो बांग्लादेश है उसका भी वफ्द वहाँ पर मौजूद है, 5 रुकनी वफ्द, टोटल 5 रुकनी वफ्द वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। ठहरे कहाँ हुए हैं? अपने एम्बेसी में। सफ़र किस पे कर रहे हैं? टैक्सियों पर। ये मुवाजना सिर्फ इस वजह से आपके सामने रख रहा हूँ कि पता चल जाए कि जो लोग हकीकी मानों में इस बात का इदराक करते हैं कि जनाब ये जो कौमी वसाइल हैं इनको हमने सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, तो वो एक एक पैसे की कदर करते हैं। एक एक पैसे की कदर करते हुए अपने मुल्क के लिए नेक नामी का सबब बनते हैं, अपने मुल्क को अरूज पर लेके जाने का सबब बनते हैं, क्योंकि ये एहसास, ये इदराक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा क्या हालत है कि हम महंगे तरीन होटलों में क़याम करेंगे, हम महंगी तरीन लेमोजिन गाड़ियाँ वो अपने लिए रेंट पर हासिल करेंगे, $1000 पर डे उसके ऊपर खर्च करेंगे, सैर व तफरीह के ऊपर भी, बल्कि पानी का एक जो बॉटल है वो भी ख़रीदने के लिए हम सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करेंगे। ये जो 2 कंपैरिजन मैंने आपको बताए हैं उन 5 नौजवानों के जो सैलाबी रेले में बह गए, और राजा परवेज़ अशरफ साहब का जो कनाडा का दौरा और नियाग्रा फॉल का जो उन्होंने मुआयना किया है और वहाँ पर जो उन्होंने तफरीही टाइम गुजारा है, ये सिर्फ इस वजह से बताना आपके सामने रखा है कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हमारे हुक्मरान कहाँ पे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे क्या मुसीबतें हैं, हमारे क्या अलाम हैं, ये इसका किसी को कोई इदराक नहीं। और सितम तो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो आज सैलाबज़दा इलाकों का दौरा कर रहे हैं सिंध पर, वहाँ पर जाकर उन्होंने बहुत जो है वो इजलासों की भी सदारत की है। 15 अरब रुपए उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को देने का उन्होंने ऐलान भी किया, और उससे पहले यहाँ पर उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जनाब 200 यूनिट तक जो लोग हैं उनको जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो अदा नहीं करने पड़ेंगे। और आज जब उन्होंने ऐलान किया तो उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इस्लामाबाद में की, और उनका ये कहना था कि मई में चूँकि हमने महंगी बिजली बनाई है इस वजह से ये बिल ज़्यादा आए हैं, लिहाजा ये जो मई के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं ये हम विड्रॉ करेंगे 200 यूनिट जिन्होंने इस्तेमाल किए। यानी ये जो सहूलत का ऐलान किया गया है ये सिर्फ 1 महीने के लिए किया गया है। ये मत समझा जाए कि ये सहूलत हमें मुस्तकिल बुनियादों पर हासिल होगी, और इसका मतलब ये है कि ये जो निज़ाम है इसने इसी तरीके से चलना है। ये सियासी धींगा मुश्ती है, ये जो फ़ोटो शूट्स हैं, ये जो अवामी बयानबाजियाँ हैं, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ चलना है ताकि लोगों को पता चले कि जनाब हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। वो अमूमी तौर पर वो ऐसे माहौल के अंदर ना वो एक लतीफ़ा सा याद आ जाता है मुझे, वो जो बंदर का लतीफ़ है, वो कभी इस दरख्त से उस दरख्त से इस दरख्त तक छलांगे मारता फिरता है, और बाद में आके कहता है कि देख तू मैं मेहनत कितनी की थी है, मेरे तो आनियाँ जानियाँ देख में, तो ये आनियाँ जानियाँ हैं और कुछ नहीं है। हेलीकॉप्टर पे बैठ के सैलाबज़दगान को ऊपर से देखना कि जनाब ये नीचे पानी है,
کیا نظر آتا ہے 3000 فٹ کی بلندی سے نیچے کیا نظر آتا ہے کہ کون سا بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, کون سا بندہ نہیں بیٹھا ہوا. بھائی اگر آپ نے جانا ہے تو اس پانی کے اندر اتریں نا, وہاں پر جائیں, پتہ چلے کہ کیا سچویشن ہے. لیکن یہاں پر کسی اور کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. ادراک ہے, کرنا ہے تو صرف یہ کرنا ہے, یہ سوچنا ہے کہ جناب ہم نے اپنا فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے. اور یہ کے پی کے اس وقت مکمل طور پر سیلاب کی زد میں ہے. اور جب ایک ٹاک شو کے دوران جو ترجمان ہے خیبر پختونخوا حکومت کے بیرسٹر سیف صاحب, ان سے پوچھا گیا کہ جناب کیا عمران خان صاحب یہ جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں کے پی کے اندر موجودہ حالات کے اندر, کیا وہ یہ جلسہ منسوخ کریں گے؟ تو بھلا جواب کیا آیا آگے سے, انقلاب سیلابوں سے, طوفانوں سے, بارشوں سے نہیں روکا کرتے. کس نے جواب دیا؟ صوبہ خیبر پختونخوا جہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے, اس کے ترجمان نے, بیرسٹر سیف صاحب نے. انہوں نے کہا جناب یہ انقلاب بارشوں سے نہیں رکتے, جلسہ ہوگا, ہر حال میں ہوگا, جلسہ ہوگا, تبدیلی آ کے رہے گی, نیا پاکستان ہم بنا کے رہیں گے, چاہے پرانا پاکستان سیلابش رڑ جائے, ہم نے نیا پاکستان بنا کے رہنا ہے. تو ان حالات کے اندر اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو معاملات ہیں بالکل صحیح طریقے سے آگے جائیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ جو بنیاد بن رہی ہے اس کے لیے یہی جواز کافی ہے کہ جناب ہم 500 روپے کی چیز اس وقت 5000 کی بیچ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ کہ پرافٹ کمانا ہے. لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ لوگ جو اس وقت ایک ایک بوند پانی کو ترس رہے ہیں وہ ان کے کیا حالات ہوں گے. البتہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے وہ جاری ہے اور وہ جاری رہے گی. شوکس نوٹس عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ کے لیے دیا تھا وہ ان کو موصول ہو گیا ہے, اور اس کے اوپر رد عمل آیا ہے فواد چودھری صاحب کا. اور ان کا یہ کہنا ہے, انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو نشانے پر رکھا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نزدیک اداروں کے خلاف بیان اتنا سنگین معاملہ ہے کہ عدالت نے زیر حراست تشدد جیسے سنگین الزام کو ہی نظر انداز کر دیا. پاکستان میں عدالتی نظام حیران کن تفریق کا شکار ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کو پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا, جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے نزدیک حکومت کا پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف انہی الزامات پر مقدمے کا حکم بے وقت ہے. حکومت کو نوٹس کیے بغیر, انہوں نے کہا کہ ایک معاملہ تھا اس پہ انہوں نے کہا حکومت کو نوٹس کیے بغیر کابینہ کا فیصلہ معطل کر دیا گیا. ثابت یہ ہوتا ہے کہ ملک میں قانون جج صاحبان کا نام ہے. ایسے لگتا ہے جج قانون کے ماتحت نہیں, قانون ججز کے ماتحت ہیں. یہ بات انہوں نے کوئی ڈھک چھپ کے نہیں کی, ٹویٹر کے اوپر کی ہے. ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہاں پر ججز قانون کے تابع نہیں ہیں بلکہ قانون ججز کے تابع ہے. ایک ہی جیسے معاملے کے اندر بنیادی طور پر یہ جو شہباز گل صاحب والا ایشو ہے, یہ انفیکٹ ان کے لیے ایک بہت بڑی درد سر بنا ہوا ہے. ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کے پی کے کی حکومت نے شہباز گل صاحب کے حوالے سے ہی جو ایک نئی ایف آئی آر درج کی ہے, جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر اس ایف آئی آر کا متن بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ ایف آئی آر 8 اگست کو درج کی گئی, 8 اگست کو, آج ہے 25 اگست. تو اس دوران اس ایف آئی آر کا کسی جگہ پر ذکر نہیں کیا گیا. اب موجودہ حالات کے اندر اس ایف آئی آر کو اناؤنس کیا گیا کہ جناب ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل صاحب کی کسٹڈی کے لیے اب درخواست کی جا رہی ہے کہ جناب یہ کسٹڈی آپ ہمیں دے دیں. اب بنیادی طور پر سوال یقینی طور پر آپ کے ذہن میں بھی یہ پیدا ہوگا کہ جناب شہباز گل کے خلاف کے پی کے کی حکومت میں, عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کے چیف آف سٹاف کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کیسے ہو گئی. اب چونکہ ایک بالکل سیم متن ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو اسلام آباد پولیس تھانہ کوسار نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا, وہی کنٹینٹ وہی الزامات ہیں جو پشاور پولیس نے ان کے اوپر مقدمہ درج کیا, بلکہ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس نے. اچھا, وہ درج کیا اور اب ان کی کسٹڈی مانگی جائے گی. پھر کیا ہوگا کہ تفتیش کے اندر ان کے اوپر یہ تمام الزامات کو غلط ثابت کیا جائے گا, عدالت کے اندر ان کو پیش کیا جائے گا, جہاں پر تفتیشی افسر کہے گا جناب یہ الزامات ان کے اوپر ثابت نہیں ہوئے, انہوں نے یہ جو باتیں کی تھیں وہ باتیں اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے جس کانٹیکسٹ کے اندر یہ بیان کی جا رہی ہیں, لہٰذا مقدمہ خارج کیا جائے. وہاں سے اخراج مقدمہ کا جو ریکارڈ ہے وہ حاصل کریں گے شہباز گل صاحب کے وکلا, اور وہ لے کے جائیں گے سیشن کورٹ میں, جہاں پر ان کی جو درخواست ضمانت وہ زیر سماعت ہوگی, اور وہاں پر یہ پلی اختیار کی جائے گی کہ جناب انہی الزامات کے تحت ایک آزاد عدالت نے
शहबाज गिल साहब को के ख़िलाफ़ ये मुकदमा खारिज कर दिया है। लिहाजा उन्हीं ग्राउंड्स पर, जिन ग्राउंड्स के ऊपर पेशावर की अदालत ने या डेरा इस्माइल खान की अदालत ने शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा खारिज किया है, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर ये मुकदमा यहाँ पर भी खारिज किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। दूसरी जानिब जो फेडरल गवर्नमेंट है और उसके दायरे हैं वो अब मुकम्मल तौर पर हरकत में आ गए हैं। वो जो पार्लियामेंट लॉजिस पे छापा डला था, जहाँ से 2 आईफोन और एक सैटेलाइट फ़ोन, USBs और लाल डायरी बरामद हुई थी, अब ये पता चला है कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट ने ये तमाम मवाद फोरेंसिक के लिए भिजवाने का फ़ैसला कर लिया है और कागजी कार्रवाई कंप्लीट होते ही ये तमाम के तमाम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अलबत्ता ये बात सामने आई है कि शहबाज गिल साहब के सैटेलाइट फ़ोन से कॉल्स हुई हैं बरतानिया में भी, अमेरिका में भी और इंडिया में भी। सैटेलाइट फ़ोन से कॉल्स हुई हैं अमेरिका में भी, बरतानिया में भी और इंडिया में भी। और वो जो जिन जिन लोगों के साथ राब्ते वहाँ पे जिन जिन नंबर्स के ऊपर कॉल्स की गई हैं, अब उन नंबर्स की डिटेल्स निकाली जा रही हैं। और ये इंकशाफ ख़ुद वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने किया है और उनका ये कहना है कि इससे आगे अभी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो ताने बाने मिल रहे हैं ये इस सिमत में इशारा कर रहे हैं कि ये जो ट्रेंड्स बन रहे थे, ये जो ट्रेंड्स चल रहे थे, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था, जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आई हैं सोशल मीडिया पर सानेहा लसबेला के हवाले से कि जनाब यहाँ पर भी कुछ इंडियन अकाउंट्स थे जिनके ज़रिए ये प्रोपेगेंडा किया गया। तो सवाल ये है कि क्या इस सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए तो हदायत नहीं जा रही थी कि जनाब ये वाले काम करें। अब ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है जो सामने आ रही है। तमाम तर हक़ाइक़ उस वक़्त सामने आएंगे जब ये फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी, और ये फोरेंसिक की रिपोर्ट सामने आना यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए भी और शहबाज गिल साहब के लिए, दोनों के लिए ख़तरे की घंटी बजाएगा, बल्कि बहुत ज़ोर ज़ोर से घंटा बजाएगा। और उसका जो नताइज हैं यकीनी तौर पर वो कुछ ज़्यादा बेहतर साबित नहीं होंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।